जी नाज़रीन, मैं रोड से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक बहन साहबा खड़ी हुई हैं। क्यों खड़ी हुई हैं आधी रात को? आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बहन यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप क्यों इधर आए हैं? ये कैमरा वगैरह बंद करें कैमरा वगैरह। मेरी बहन आपके फायदे के लिए आए आप हुए हैं। प्लीज ये बंद करें, मैं आपसे कह रही हूँ आप प्लीज इसे बंद करवाएं। आधी रात को क्या कर रही मैं हैं? आपसे कह रही हूँ ना, आप ये बंद करवाएं, वो मेरा मसला है, मैं इधर खड़ी हूँ या नहीं खड़ी, आप प्लीज काइंडली इसे बंद करवाएं। मैं कुछ जानना चाहता हूँ ना। मैं आपसे बदतमीजी इतना बंदा करूँगी, अच्छी मशकूक बात नहीं लगता होती है, तो आप प्लीज आप ये बंद करवाएं। मशकूक लगता है इस तरह। नहीं, आप प्लीज इसे कुछ बंद बताएं, करवाएं। क्या मसला है? आपको मुझे नहीं बताना तो काइंडली आप इसे बंद करवाएं प्लीज। प्लीज बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, आप मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, धंधा प्लीज आप करते जाएं। नहीं, ऐसा कुछ जिस्म नहीं, आप फरोशी जाएं, करती आप हैं। प्लीज इसे बंद करें। पास ऑफिस है, बैठ जाते हैं ऑफिस। नहीं, मुझे नहीं बैठना, काइंडली आप इसे बंद बिल्कुल करवाएं। करीब ऑफिस है। नहीं सर, मुझे नहीं बैठना, तो आप आपके प्लीज फायदे के लिए आए हुए हैं। प्लीज आप बंद करवा दें, प्लीज काइंडली आप बंद आप करवाएं। 5 मिनट के लिए आ जाए प्लीज। कुछ नहीं होता, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके फायदे के लिए आए हुए हैं। प्लीज 5 मिनट दे दें, आ जाए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आए रोज़ सोशल वर्क करता रहता हूँ और माशरे की अक्कासी भी करता रहता हूँ। हर रोज़ आप स्क्रीन पे मुझे देखते रहते हैं, एक नई दास्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मोहतरमा मौजूद हैं, इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है, इनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है, वो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। किस तरह नौकरी की लालच में एक आंटी इनको दुबई लेके गई और वहाँ पे कैसे मसाज सेंटर पे जिस्म फरोशी के धंधे पे इनको लगा दिया। आइए नाज़रीन, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन, माजरत के साथ, आप चौक पे खड़ी थी, हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरव्यू दें, क्या मामला है, आप जिस्म फरोशी का धंधा क्यों कर रही हैं? आपने कहा कि ठीक है, मैं आपके ऑफिस जाने को तैयार हूँ। तो आपकी मेहरबानी, हमारे ऑफिस आई हैं और हमारे मकसद को समझा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बुराई ख़त्म हो जाए। तो आप मुझे बताएं, चौक पे खड़े होने का मकसद क्या था? जिस ट्रेजेडी में मैं हूँ, मेरा तो ये काम है, मैं इधर ही होती हूँ, मतलब रोड पे ही, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। यानी कि आपकी मजबूरी बन गई है? जी, मेरी मजबूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपके वालिदैन हयात है? जी नहीं, फौत हो गए वालिदैन। नहीं, हयात हयात बोलते हैं जिंदा को, आपने कहना फौत हो गए। जी, आप माँ बाप की इकलौती हैं। जी ठीक है। बताएं। जी, मेरे मामा पापा नहीं हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, बहन भाई हैं आपके? नहीं। बहन भाई भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपके साथ ये ट्रेजेडी कैसे पेश आई और आपको इतनी बड़े सान्हे में कैसे मुब्तला होना पड़ा? आपसे कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई जिस गलती की वजह से आज आप दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं और कुछ रुपयों की खातिर आप अपनी इज्जत बेचने को तैयार हैं? ऐसी कौन सी गलती हुई है आपसे? मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैं सोशल मीडिया यूज़, मतलब जैसे टिकटॉक, यूट्यूब रैंडमली सभी चलाते हैं, मैं भी टिकटॉक चलाती थी। ऐसे ही मेरी टिकटॉक पे एक लड़के से बात हुई, काफ़ी अर्सा बात हुई, और मैं अपने चाचू वगैरह के पास रहती थी, तो मैं उधर से, उसने मुझे बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ। उसके पास गई और मैंने उसे बोला, काफ़ी अरसे बाद मैंने उसे बोला कि आप मेरे से निकाह कर लो। उसने बोला कि नहीं, मैं निकाह नहीं करूँगा। पहले तो बोलता रहा कि मैं निकाह कर लूँगा, तुम आ जाओ मेरे पास। जब मैं गई तो उसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, वो मुझे झांसा दे के चला गया। बड़े उसने वादे किए, बहुत सारी बातें की, मुझे बहुत ज़्यादा उसने मतलब कर लिया, पक्का कर लिया कि नहीं, मैं बस तुम्हारा ही हूँ, कहीं भी नहीं जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस लास्ट में वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर मैं जॉब करने लगी दरी, और उससे मैंने रेंट
रेंट पे एक कमरा लिया। जो मैं जॉब करती थी मैक्सिमम होगी उसकी, उस जॉब की प्राइस मतलब जो सैलरी मुझे मिलती थी वो 25 से 30 हज़ार थी, जो मैं रेंट वगैरह दे देती थी और बिजली का बिल, किराया वगैरह जो भी था। और मेरे जो यानी कि आप मोहब्बत में मुब्तला हुई, उस लड़के के पीछे घर को छोड़ा, उसके पीछे भाग के गई, फिर वो निकाह के बगैर आप उसके साथ रहीं कितना अरसा? 4-5 महीने अच्छा, फिर निकाह नहीं किया उसने? नहीं किया। अच्छा, फिर छोड़ के वो चला गया आपको? जी, वो छोड़ के चला गया। फिर आप रेंट पे रहने लगी? जी, फिर मैं रेंट पे रहने लग गई। तो फिर जरिया मुआश क्या था, फिर कहाँ से आप ये सारे मामला मैनेज करती थी? ये मैं जॉब करती थी और उधर से मुझे मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार तो मेरा हो जाता था। तो वही मेरे किराए में, बिल में और मेरे जो कपड़े वगैरह हैं उनमें चला जाता था। और फिर ऐसे ही कुछ अरसा गुज़रा और ऐसे ही जैसे रैंडमली मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, गुज़रते वक्त उनसे बात वगैरह होनी, हाल चाल पूछना। ऐसे ही एक आंटी थी, उनसे बात हुई तो आंटी ने बोला कि बेटा कितना कमा लेती हो? मैंने कहा आंटी महीने का मैक्सिमम हो जाता है मेरा 25 से 30 हो जाता है, 30 से 35 भी हो जाता है। तो कहती इतने मतलब इतने कम पैसे तुम मतलब एक दिन में अगर तुम ये इतने कमाओ, ये तुम्हारे लिए मतलब इधर तुम रह रही हो ये तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैंने बोला अगर एक दिन में तुम्हें 35 से 40 मिले तो कैसा है? मैंने बोला 35 से 40 और वो भी एक दिन में। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास पैसे भी होंगे, मेरा आराम से अपनी ज़िंदगी भी जीऊँगी। अच्छा, वो सगी आंटी थी आपकी? नहीं, रैंडमली मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं जो। अच्छा, ऐसे सलाम दुआ हो गई थी? जी, गुजरते वक्त सलाम वगैरह बुला लेते थे। बस एक दिन ऐसे ही आंटी ने पूछ लिया बेटा कितना कमाती हो, क्या करती हो, फैमिली वाले किधर हैं? उन्हें बताया मम्मा वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो उन्होंने बोला कि दुबई में ना रिसेप्शन की जॉब है, तो रिसेप्शन की जॉब है उधर लग जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। तो मुझे नहीं पता था आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने बोला ठीक है, उससे आंटी के साथ मिलके पासवर्ड वगैरह बनवाया, उन्हीं के साथ बाहर चली गई। उन्हीं के साथ बाहर गई तो एक रूम उन्होंने बोला कि इधर चली जाओ और साथ में उन्होंने मुझे ना एक ड्रेस दिया कि ये पहन लो। मैं चली गई उस रूम में और मैंने वो ड्रेस पहन लिया। जब मैं पीछे देखा ना काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह खड़े हुए और एक अंदर आया, उसने बोला आई अपनी मर्ज़ी से हो ना, जाओगी हमारी मर्ज़ी से, और पैसे जो से होंगे उनकी टेंशन ना लो, वो बहुत मिलेंगे। वो आंटी तो वापस आ गई, उसके बाद आंटी का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। यानी कि वो कोई कंपनी नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था, कोई रिसेप्शन की जगह नहीं थी, बल्कि वो मसाज सेंटर था? जी ऐसा ही है, कोई भी उधर मतलब धोखे से लेके गए थे। तो उधर मैंने रोई धोई बहुत कुछ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जाने दे। उन्होंने बोला कि आपके पैसे लिए गए हैं, हम नहीं आपको जाने देंगे। तो काफ़ी अरसा ऐसे गुजर गया। फिर ऐसे ही कितने क्लाइंट्स आते थे रोज? मैक्सिमम 9-10 आ जाते थे। 9-10, ठीक है। तो और भी लड़कियां वहाँ पे काम करती थी? जी, और भी लड़कियां थी, बहुत सी लड़कियां थी। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी अरसा गुजर गया। मैंने हर टाइम यही सोचना है कि मैंने इधर से भागना है। ऐसे ही पाकिस्तानी कोई आदमी था, वो भी आया क्लाइंट, तो उसने मेरे से पूछा तुम्हारी क्या वजूहात हैं जो तुम इधर हो? फिर मैंने उससे पूछते हैं क्या मजबूरियां हैं, जी यहाँ पे कैसे आई हैं? जी उसने मेरे से पूछा और मैंने फिर उन्हें सारी अपनी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ये हुआ। और पाकिस्तानी आदमी था? जी पाकिस्तानी। वाह माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी लोगों में खूबी छुपी हुई है कि ये हर चीज़ को जानना चाहते हैं। और बड़े बड़े मैंने पाकिस्तानियों की शक्ल में अल्लाह के वली देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने कई लड़कियों को ऐसे धंधों से, ऐसे मसाइल से बाजियाब करवाया, उनकी मददें की हैं, एक अच्छा रोज़गार फराहम किया है, और ऐसी ख़वातीन से भी कई बार शादियां की हैं और एक इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी नौजवानों पे। अच्छा जी, फिर पाकिस्तानी हमारे भाई ने आपसे पूछा कि ये कैसे मामलात में आप मुब्तला हुई, फिर क्या बताया आपने? फिर मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ पहले ये हुआ, फिर मुझे एक आंटी मिली, वट एवर जो भी मेरी स्टोरी थी
انہوں نے ساری وہ اسٹوری بتائی اور انہوں نے بولا کہ میرے بارے میں آپ نے ادھر کسی کو نہیں بتانا. انہوں نے مجھے پیسے دیے, انہوں نے بولا ایسے ایسے ادھر سے نکل جاؤ اور کبھی بھی دوبارہ کسی کی بات میں نہ آنا. اور بس انہوں نے مجھے یہ بولا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور چلی جاؤ ادھر سے. اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں کہا, میری ہیلپ کی اور چلے گئے. جس کام سے وہ آئے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں, کچھ بھی مجھے نہیں بولا, ٹچ تک نہیں کیا؟ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ جو شخص تھا وہ دکھنے میں یا گفتگو کرنے میں کون سی قوم سے یا کون سے مسلک یا قبیلے سے محسوس ہو رہا تھا؟ مثال کے طور پہ وہ پنجابی تھا, سندھی تھا, سرائکی بلوچ تھا یا پٹھان تھا؟ کیسا دکھنے میں محسوس ہو رہا تھا؟ پٹھان تھا, اس کی لینگویج سے اچھا. بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ پٹھان ہے. ماشاء اللہ, پٹھان تھا. جی. واہ تو بس انہوں نے بولا کہ یہ پیسے لو, ٹکٹ کرواؤ اور چلی جاؤ ادھر سے. واہ اور پھر میں ادھر سے پاکستان آ گئی. واہ ماشاء اللہ. جی. اور اب میں ادھر رینٹ پہ رہتی ہوں اور یہی کبھی کہیں کبھی کہیں. تو وہ محلے کی آنٹی نہیں نظر آئی دوبارہ؟ نہیں, وہ نہیں دوبارہ ملی. وہ ملے تو اس پہ پھر کیا کریں گی؟ FIR کرائیں گی؟ ضرور. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں, تھینک یو سو مچ. اچھا, اب کس طرح سے گزر بسر ہو رہا ہے؟ اب تو آپ جاب بھی نہیں کر رہی, تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے وہی کام کر رہی ہیں. جی, لیکن اب وہ معاشرہ نہیں ہے نا کہ مطلب اب ہم جاب کرنے کو جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کیا کرتے تھے کیا نہیں. تو اپنی کوئی سٹوری چھپائی بھی نہیں جاتی, بتائی بھی نہیں جاتی ہے. تو اس لیے پھر مجھے روڈوں پہ ہی ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو میں اس سے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. آپ نے مجھے فورس کیا تھا کہ آپ نے مجھے اکثر ادھر بائٹ دیکھا ہے, تو آج آپ نے مجھے بول دیا کہ آپ ہمارے آفس آئے ہیں, آپ نے فورس کیا, تو میں اس وجہ سے آپ پہ یقین کر کے میں آپ کے پاس آئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میری بہن, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر طرح سے ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آگے کی کیا فیوچر پلاننگ ہے؟ آگے کہیں شادی کروا دیں تو کیا اس دھندے سے جان نہیں چھوٹ سکتی؟ جی, اگر کروا دے تو میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی, اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, کوئی سیکنڈ میرج والا ہو یا کوئی بڑی عمر کا ہو, کوئی انسانیت کا درد رکھنے والا ایسا شخص آپ سے شادی کرنا چاہے, یا کوئی خفیہ شادی کرنا چاہے اپنی فیملی سے چوری, تو کوئی گڈ نیوز ہے؟ جی ہے, بٹ ٹارچر کرنے والا نہ ہو, مارنے والا, بعد میں باتیں سنانے والا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا. یہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہو, میں نے کون سا خود اپنے ساتھ ایسا کیا ہے. اور بعد میں لوگ ہوتے ہیں طنز کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ نے بولا سیکنڈ میرج کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. جی ماشاء اللہ. آپ ایجوکیٹڈ ہیں؟ جی, میں ایجوکیٹڈ ہوں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 25. 25. ماشاء اللہ. اچھا, وہ جو محترمہ تھیں, وہ محلے کی آنٹی, تو پاسپورٹ وغیرہ, ٹکٹ شکٹ, ویزا, سب کچھ اس نے اپنے خرچے پہ کیا تھا؟ جی. صحیح ہے. جی ناظرین, جو بہنیں لالچ میں آ جاتی ہیں یا کسی ان نون پرسن پہ بلیو کر لیتی ہیں, ٹرسٹ کر لیتی ہیں, ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا را اپنا فیوچر نہ برباد کریں. کسی ایسے ایرے گہرے کی باتوں پہ یقین نہ کریں, کیونکہ دبئی میں جو ہوتا ہے اس چیز سے نہ آپ لوگ نہ واقف ہیں, اور نہ ہی اس انٹرویو کو دیکھ کے کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس طرح بہن کے ساتھ ایک بہت بری ٹریجڈی پیش آئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو انسانیت کی مثال قائم کرنا چاہتا ہو, جیسے ہمارے پاکستانی پٹھان بھائی نے ایک مساج سینٹر میں ایک بے بس مجبور بہن کو کالے دھندے سے نکالا, بازیاب کروایا, اللہ کی رضا کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو پیسے دیے, ان کی ہیلپ کی, ان کو ان کے چنگل سے نکالا. اسی طرح آپ بھی اس پٹھان بھائی کے نقش قدم پہ چل کے اس طرح کی نیکیاں کر سکتے ہیں. مجھے ایک اور بات کرنی جی تھی کہ میں جس جگہ پہ رہ رہی ہوں میں نے ابھی تک اس کا رینٹ بھی نہیں دیا, اور میرے پہ قرضہ بھی بہت زیادہ, اگر وہ کوئی اتار دے میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہن, آپ ٹینشن نہیں لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ 1 منٹ مائک تو پکڑیں.
تھوڑی سی مدد میں اپنے چینل کے توسل سے، جو دوست مجھے خدمت بھیجتے رہتے ہیں ان کی طرف سے، یہ میری بہن 10,000 روپیز رکھیں اور آپ نے یہ راشن لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جی انشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے نہیں دیا آپ کو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ناظرین، فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بہن کو نا امید نہیں ہونے دیں گے اور ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان ہونے کا حق ادا کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.